1947 के बाद आज़ाद हुए दर्जनों देशों ने बड़े जोश में अपने संविधान लिखे, लेकिन कुछ ही सालों में फाड़कर फेंक दिए। पाकिस्तान, फ्रांस, नेपाल सबको बार बार शुरुआत करनी पड़ी। पर उम्मा भारत का संविधान आज भी सीना ताने क्यों खड़ा है? इसकी असली वजह है इसका डिज़ाइन। नमस्ते दोस्तों, आज की इस गहन चर्चा में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उन ज़बरदस्त फीचर्स की जो इसे दुनिया का सबसे मजबूत और अनोखा संविधान बनाते हैं। बिल्कुल, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एंड में हम PYQs डिस्कस करेंगे। जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या इस विषय को गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत काम की होने वाली है। एकदम सही। आखिर कैसे ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बना, और क्यों ये पत्थर जैसा कठोर भी है और पानी जैसा लचीला भी? चलिए भारतीय संविधान की इन अद्भुत खासियतों को डिकोड करते हैं। चलिए सबसे पहले इसके साइज से ही शुरू करते हैं। हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित यानी लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओरिजिनली इसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। राइट, जो अब बढ़कर लगभग 470 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स हो गए हैं। पर क्या वाकई इतने पन्ने भरने की जरूरत थी? क्या इसे छोटा और क्रिस्प नहीं रखा जा सकता था? छोटा रखने का मतलब था बहुत सारी चीजों को भविष्य के नेताओं की समझ पर छोड़ देना, और संविधान निर्माता ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसके इतना विशाल होने के 4 मेन रीजंस हैं। पहला, हमारी डाइवर्सिटी या भौगोलिक विविधता। इतने सारे धर्म और भाषाएं। बिल्कुल। दूसरा बड़ा रीजन है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का भारी भरकम प्रभाव। अच्छा, मैंने स्रोतों में पढ़ा है कि लगभग 60% हिस्सा तो सीधा उसी एक्ट से उठाया गया है। मतलब मशीन का इंजन वही रखा, बस स्टीयरिंग अपने हाथ में ले ली। एग्जैक्टली, क्योंकि वो ढांचा टेस्टेड था। तीसरा रीजन है केंद्र और राज्यों के लिए एक सिंगल संविधान का होना। और चौथा, संविधान सभा में वकीलों का दबदबा। सर आइवर जेनिंग्स ने तो इसे लॉयर्स पैराडाइज तक कह दिया था। वाओ! और HV कामत ने मजे लेते हुए कहा था कि चूंकि हमारी सभा का सिंबल हाथी है, तो हमारा संविधान भी आकार में एलिफेंटाइन बन गया है। सही कहा। और दोस्तों, यहाँ एक एग्जाम ट्रिक याद रखिएगा। इसकी ओरिजिनल कैलीग्राफी अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने की थी और हिंदी में वसंत कृष्ण वैद्य ने। राइट, लेकिन यहाँ मुझे एक चीज खटक रही है। डॉक्टर अंबेडकर का एक मशहूर बयान है कि हमने दुनिया भर के संविधानों को रैंसैक करके या छान कर इसे बनाया है। हाँ, ये बात उन्होंने गर्व से कही थी। तो मतलब क्या ये महज एक कॉपी पेस्ट जॉब या ब्लाइंड कॉपी नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर इसे आज की भाषा में कहूं तो ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह है। हाँ, लाइक बेस्ट कोड जहां से मिला उठा लिया और भारतीय हार्डवेयर के हिसाब से कस्टमाइज कर दिया। एकदम सही एनालॉजी है। विदेशी प्रावधानों को ज्यों का त्यों नहीं थोपा गया। हमने अमेरिका से मौलिक अधिकार तो लिए, पर अमेरिका की तरह उन्हें असीमित नहीं रखा। उन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। अब अगर हम उस हाथी वाले रूपक पर वापस आएं, तो एक सवाल उठता है। अगर ये ढांचा इतना बड़ा है, तो समय के साथ इसे अपडेट करना कितना मुश्किल या आसान है? और यहीं पर आती है हमारी दूसरी सबसे बड़ी खासियत, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कठोरता और लचीलेपन का संतुलन। मतलब न अमेरिका की तरह बहुत कठोर और न ब्रिटेन की तरह एकदम लचीला। एग्जैक्टली। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है संसद का विशेष बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी। राइट। और दूसरा जो सबसे कठोर है वो है विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन, यानी रैटिफिकेशन, जैसे GST लागू करने के टाइम हुआ था। अच्छा, तो ये घर के रेनोवेशन की तरह है। अगर दीवारों का रंग बदलना है तो खुद कर लो, लेकिन घर के मुख्य पिलर्स या नींव को हिलाना है तो परिवार के हर सदस्य यानी राज्यों से परमिशन लेनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। और हाँ, यहाँ स्टूडेंट्स के लिए एक और फैक्ट, क्या आपको ये पता था कि नए राज्यों का निर्माण या बाउंड्री बदलना आर्टिकल 368 के बाहर आता है? मतलब इसके लिए सिर्फ साधारण बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी चाहिए? बिल्कुल। संसद सिंपल मेजॉरिटी से किसी भी राज्य का नाम या सीमा बदल सकती है। वेट, अगर केंद्र सरकार इतनी आसानी से राज्यों का भूगोल बदल सकती है, तो राज्यों की स्वायत्ता की क्या गारंटी है? फिर भारत एक फेडरल सिस्टम कैसे हुआ? यही तो इस डिजाइन का मास्टर स्ट्रोक है। भारत एक फेडरल सिस्टम है, पर इसमें यूनिटरी बायस या एकात्मक झुकाव बहुत मजबूत है। मतलब नॉर्मल दिनों में राज्य आजाद हैं,
पर संकट के समय अंतिम डोर केंद्र के हाथ में। सही पकड़ा। इमरजेंसी के दौरान हमारा पूरा का पूरा संघीय ढांचा बिना किसी संशोधन के एकात्मक या यूनिटरी व्यवस्था में बदल जाता है। इसी वजह से केसी वियर ने हमारी व्यवस्था को क्वाजी फेडरल कहा था। और शायद इसीलिए पूरे संविधान में कहीं भी फेडरेशन शब्द है ही नहीं। आर्टिकल 1 भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है। बिल्कुल। अमेरिका के विपरीत भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, मतलब इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। राज्य टूट सकते हैं पर देश हमेशा एक रहेगा। है, ये तो बहुत ही विरोधाभासी लेकिन मजबूत डिजाइन है। पर नॉर्मल दिनों में ये सरकार आखिर चलती कैसे है? हमने सरकार चलाने के लिए अमेरिका का प्रेसिडेंशियल मॉडल क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें शक्तियों के टकराव के नहीं बल्कि समन्वय की जरूरत थी। इसीलिए हमने ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री या वेस्टमिंस्टर मॉडल अपनाया, जहां नाम मात्र प्रमुख राष्ट्रपति हैं और असली पावर प्रधानमंत्री के पास है। राइट। इसे प्रधानमंत्री सरकार भी कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा सिद्धांत है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामूहिक उत्तरदायित्व। जो आर्टिकल 75 के तहत आता है, राइट? पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। एकदम सही। मतलब मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ तो पूरी कैबिनेट को जाना पड़ेगा। यहाँ एक जबरदस्त फैक्ट मुझे याद आ रहा है। भारत में कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य हुए बिना भी 6 महीने तक मंत्री बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, बस 6 महीने के अंदर उसे संसद में आना होगा। पर ध्यान रहे, हमारी संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की तरह सर्वशक्तिमान या सॉवरेन नहीं है। हाँ, क्योंकि ब्रिटेन में तो कोई लिखित संविधान ही नहीं है। पर हमारे यहाँ संविधान सुप्रीम है और जुडिशियल रिव्यू भी है। अगर संसद कुछ गलत कानून बनाए तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। एग्जैक्टली। चलिए अब देखते हैं एग्जाम में ये कैसे पूछा गया है। ये इस चर्चा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहला PYQ, भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल किसने कहा था? करेक्ट आंसर है केसी वियर, क्योंकि हमारा संविधान लचीलेपन और कठोरता का बेहतरीन संतुलन बनाता है। दूसरा सवाल, किसी नए राज्य का निर्माण संसद किस प्रकार के बहुमत से करती है? साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी, और इसे आर्टिकल 368 का संशोधन नहीं माना जाता। और आखिरी सवाल, भारत के संविधान में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 75। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। तो चलिए एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। नंबर 1, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। नंबर 2, कठोरता और लचीलेपन का ब्लेंड, आर्टिकल 368 के साथ। नंबर 3, एकात्मक झुकाव वाला संघीय ढांचा यानी फेडरल विथ यूनिटरी बायस। और नंबर 4, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां समन्वय पर जोर है। पॉज करके इसे एक बार रिवाइज जरूर करें। बिल्कुल। पर इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक आखिरी और बहुत ही गहरा विचार आपके लिए छोड़ के जाना चाहता हूँ। बताइए। हमने बात की कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है और न्यायपालिका उसे रोक सकती है। पर 1973 के केशवानंद भारती केस से एक सिद्धांत निकला, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या मूल ढांचे का सिद्धांत। हाँ, जिसने संसद की असीमित शक्तियों पर लगाम लगा दी। एग्जैक्टली। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सिद्धांत मूल संविधान के किसी भी पन्ने पर किसी भी आर्टिकल में लिखा ही नहीं है। ये न्यायपालिका द्वारा गढ़ा गया एक अदृश्य नियम है। क्या बात है। तो जरा सोचिएगा, जो दस्तावेज दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, आज वो एक ऐसे नियम द्वारा सुरक्षित है जो इसके पन्नों पर कभी स्याही से लिखा ही नहीं गया। क्या अंतिम शक्ति अब लिखे हुए संविधान में है, संसद में है, या न्यायपालिका की उन व्याख्याओं में है? बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो यकीन मानिए आप बाकी स्टूडेंट से बहुत आगे हैं। वीडियो पसंद आया तो अब इसे यहीं मत छोड़िए। अगर आपको पॉलिटिक्स के PYQs आसान और मजेदार तरीके से सीखने हैं तो अभी जुड़िए हमारे WhatsApp चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी ज्वाइन करें। और हाँ, रोज रात 8 बजे हम लेकर आते हैं धमाकेदार क्विज, जहां आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं और दूसरों के साथ compete कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, ज्वाइन करें, सीखें और रोज खुद को बेहतर बनाएं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सिटीजनशिप इन इंडिया। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सुनते रहिए और चीजों की तह तक जाते रहिए।